चैप्टर 5 है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो अभी क्या है, हम लोग अपने शासक का चुनाव किससे करते हैं? मतदान के जरिए। लेकिन बहुत साल पहले शासक किस तरह से उनका चुनाव होता था, वो लोग राजा कैसे बनते थे, वो लोग अपना प्रशासन कैसे चलाते थे, उसके बारे में से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इस टाइम पे राजा क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अश्वमेध एक यज्ञ होता था जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़े विजिट करते करते जहाँ तक जाएगा, अगर वहाँ उसे कोई प्रतिद्वंदी ना मिले या उसका विरोध ना करे, तो यह समझ लिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि उसका राज्य भी उस राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उस राजा का ही वह राज्य का भाग है। ठीक है, अश्वमेध किया जाता था। इसमें पुरोहित वर्ग का, इस पुरोहित वर्ग होते थे, उनके द्वारा ही ये विशिष्ट यज्ञ किए जाते थे। और इसमें जो राजा के सगी संबंधी होते थे उनको और उनकी रानियों को इसमें आमंत्रित किया जाता था। यह है अश्वमेध के बारे में थोड़ा सा एक हिंट देना था। उसके बाद आते हैं वर्ण। वर्ण देखते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, व्यापक में पूछा जाता है इसमें से। उत्तर भारत में खास करके उस क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना क्षेत्र है, कई ग्रंथ रचे गए। जैसे कि हमने पहले ही अगले इससे पहले वाले चैप्टर में देखे थे, वेद कितने रचे गए हैं? 4। पहला क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को बाद जो भी ऋग्वेद के बाद जो भी वैदिक ग्रंथ रचे गए हैं उन्हें बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद आते हैं। पहला है सामवेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है अथर्ववेद। ये क्या है? ये सभी उत्तर वैदिक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो यही लोगों ने, जिन लोगों ने वेदों की रचना की है, उन्हें ने क्या किया, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। तो समाज को 4 वर्ग में विभाजित कर दिया। पहला क्या है? ब्राह्मण। सेकंड क्या है? क्षत्रिय। थर्ड क्या है? वैश्य। और फोर्थ क्या है? शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम होता था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। और क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम होता था काम में खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। जो वैश्य लोग होते थे उनका कार्य होता था व्यापार करना। शूद्रों का काम क्या था? ये जो 3 वर्ग थे, ऊपर के जो 3 वर्ग थे, इनका सेवा करना। ऐसे जो ऋग्वेद के रचना करने वाले आर्य लोग थे, उन्हीं लोगों ने समाज को 4 वर्ग में विभाजित कर दिया, जिनका नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनका एक स्पेसिफिक, इन लोगों का कार्य भी बता दिए गए कि इनको क्या क्या कार्य करना है। समाज मतलब 4 वर्ग में विभाजित कर दिया। और इसमें क्या होता था, जो यज्ञ होते थे उनमें महिलाओं और शूद्रों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये बात याद रखना। और उस टाइम के जो पात्र मिले हैं, उस पात्र को बोला जाता है चित्रित धूसर पात्र। ये देखिए, इसमें चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र है, इसका कलर क्या है? धूसर है, मतलब ब्राउन, इसलिए इसको बोला जाता है चित्रित धूसर पात्र। इसका उपयोग शायद बर्तन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो अब आते हैं जनपद।
यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, मतलब जहाँ लोग बसते थे उन्हें क्या बोला जाता था, जनपद। अब क्या हुआ कि कुछ जनपद इतने अधिक महत्वपूर्ण हो गए कि उन्हें महाजनपद कहने लगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ महाजनपद साइट्स दिए गए हैं, उनकी राजधानी भी दी गई है, उसे आपको याद रखना है। इसे बारे में अभी क्या है, ब्रीफ आइडिया ही दिया गया है इसमें। ये आगे आगे की क्लासेस में ये क्या है, इसको आप विस्तार से समझेंगे। तो पहला क्या है, अंग। अंग की राजधानी चंपा, इसको याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। वज्जी, वज्जी की राजधानी मतलब वैशाली की राजधानी वज्जी है। ये तक्षशिला है, गंधार, अवंती, उज्जैन, मगध, राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी है। अंग की राजधानी चंपा है। वैशाली की राजधानी वज्जी है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। और जो उत्तर पश्चिमी एकमात्र महाजनपद, उसका नेम क्या है, तक्षशिला। गंधार, राजधानी है तक्षशिला। ये क्या है, ये सभी महाजनपद है और उनकी ये राजधानी है। जैसे चंपा इसकी राजधानी है, वज्जी वैशाली की राजधानी है। इस साइड को थोड़ा सा इसको याद रखना कि महाजनपद, इनकी संख्याएं 16 है टोटल। इनकी जो राजधानियाँ होती थी वो किलाबंदी होती थी, मतलब कि इनके चारों ओर लकड़ी और ईंटें और पत्थर की ऊंची दीवारों द्वारा इनके राजधानी को घेरा जाता था। शायद राजा लोग विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवारें खड़ी करके अपनी समृद्धि बतानी होती थी, या फिर सुरक्षा के लिए, या फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए किलों का निर्माण करते थे। बट ये मान के चले कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ये लोग क्या है, किले का निर्माण करते थे। जैसे कि कौशाम्बी, आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में ये दीवार है, किले की दीवार। ऐसे ऊंचे ऊंचे दीवार राजधानी से को पूरे ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेरा जाता था। ये उसी का एक दीवार का नमूना है। अब देखते हैं उस टाइम पे कर हुआ क्या। महाजनपद के राजा क्या है, विशाल किला बनाएंगे, बड़ी सेना रखेंगे ना। विस्थाई सेना रखना स्टार्ट हो गया है ना इस टाइम पे, महाजनपद काल पे। ये तो मतलब विशाल किला बनाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे। तो सेना रखने के लिए क्या संसाधन की आवश्यकता होंगी, और प्रशासन चलाने हैं तो कर्मचारी की अवस्था में। तो इन्हें क्या है, अब महाजनपद के राजा लोग समय समय पर लोगों से कुछ उपहार वसूलने लग गए। तो क्या है, जो फसलों पर कर लगाए जाते थे, जो फसलों पर कर लगाए जाते थे, उपज का होता था 1/6 हिस्सा। इसे क्या बोलते थे, भाग भाग कर। इसे याद रखना। फसलों पर जो कर लगाए जाते थे उसे बोला जाते हैं भाग कर। और इसका क्या होता था, छठवां हिस्सा होता था। जो भी होते थे उसका छठवां हिस्सा 6 भागों में डिवाइड करते थे, और उसके एक हिस्से को राजा क्या है, कर लगाते थे। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। जैसे जो बुनकर, लोहार, सुनार होते थे, राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, कारीगर के ऊपर हो गया। उसके बाद जो पशुपालक और जानवर होते थे, उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। और व्यापारियों को सामान पर कर देना होता था। आखेटक मतलब शिकारी संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं की कुछ मात्राएं राजा को देनी होती थी। इस प्रकार से वो लोग क्या है, अपना प्रशासन मैनेज करते थे। फसलों पर कर लगाते थे, कारीगर के ऊपर भी कर लगाते थे, जो पशुपालक होते थे और या जानवर के जो उत्पाद के रूप में उसे राजा को कर देते थे। आखेटक संग्रह को जंगल से प्राप्त वस्तुओं की कुछ मात्राएं देनी होती थी। कर हो गया। कृषि में परिवर्तन, इसी टाइम पर जो महाजनपद काल है, उसी टाइम पर कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, जो हल का फाल जो पहले लकड़ी के होते थे वो क्या है, अब लोहे के बनना स्टार्ट हो गए।
तो इससे क्या हुआ है, जो कठोर जमीन होते थे उन्हें लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुई, फसल की उपज बढ़ी। सेकंड, धान धान और पौधे की रोपण शुरू हो गई। पहला हाल का जो फल होते थे वो लोहे के बनने लगे। सेकंड क्या है, धान धान के पौधों का रोपण स्टार्ट हो गया। कौन सा टाइम पीरियड पे, महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल मतलब कि 500 ईसा पूर्व। इस टाइमलाइन को याद न रखते हुए ये रखिए कि महाजनपद काल में लोहे का फाल, जो हल होते थे लोहे के फाल से बनना, जो हल होते थे उसका जो फाल होते थे वो लोहे से बनना स्टार्ट हो गया। अब है दो साइड्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। ठीक है, मगध कहाँ पर है, ये वाला मगध। ठीक है, मगध। तो 200 साल में मगध क्या एक महत्वपूर्ण जनपद बन जाता है। और इसे महाजनपद बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो क्या है, गंगा सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी, तो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाने के लिए जो क्या है नदियों का उपयोग किया जाता था, या यातायात के लिए भी, और जमीन को उपजाऊ बनाने होते क्या सिंचाई के लिए इसी का जो पानी क्या है यूज किया जाता था। और इस जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाए जाते थे। और यहाँ पर लोहे भी मिलते, लोहे भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होते थे, क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती थी। मगध, जो मगध साइट है वहीं पर लोहे ऐस की खदानें भी हैं। तो क्या है, लोहे से ये लोग औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो मगध का जो महत्वपूर्ण जनपद बनने के पीछे कारण यही है। क्या क्या है, एक तो क्या है, ये गंगा और सोने जैसी नदियों के सेंटर पर है। ठीक है, तो यहाँ से यातायात के लिए भी अच्छा ये नदियों को यूज किया जा सकता था, और ज़मीन को उपजाऊ के लिए सिंचाई का भी। यहीं पर जो हाथियाँ पाए जाते थे उन हाथियों को क्या है लोग सेना में रखते थे प्रशिक्षण देकर। और यहाँ लोहे की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाए गए हैं, क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती थी, तो उनसे क्या है हथियार बनाए जाते थे। तो इन्हीं सब वजहों से क्या है मगध क्या है एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में उभर कर आता है। और इनके पीछे शासक का भी हाथ रहता है। शासक भी क्या है, यहाँ पर अच्छे अच्छे शासक पाए गए, शक्तिशाली शासक मिलते हैं। जैसे कि पहला है बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु, या कुछ ग्रंथों में से अजातशत्रु भी कहते हैं। एक और है महापद्म नंद। ये तीनों ही जो शासक थे इन्होंने मगध पर राज्य या शासन किए हैं। और इसकी राजधानी, मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी। अभी जो राजगिर जगह है वहीं उसे उसका पुराना नाम है राजगिरी, वहीं क्या है इसका मगध की राजधानी हुआ करती थी। बाद में इसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया। इसको याद रखना, मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी, पाटलिपुत्र। इसको ऐसे याद रखना, राजपाट। राजपाट, मगध की राजधानी राजपाट, मगध की राजधानी राजपाट। राज से राजगिरी, पाट से पाटलिपुत्र। ऐसे इसको मतलब ट्रिक से याद रखना, लेकिन इसको याद रखना है। अब क्या हुआ, आज से 2300 साल पहले मैसिडोनिया का एक राजा हुआ जिसका नाम है सिकंदर, जिसको हिंदी में इसको सिकंदर बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है अलेक्जेंडर। तो क्या इसने विश्व विजय करने की ख्वाहिश थी, जो कि पूरा ना हो पाया। और वजह क्या थी, जब ये मगध की ओर कुछ करने को निकला तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। और रीज़न क्या थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मालूम
उन्हें यह मालूम था कि भारत के जो शासक हैं उसके सेना में हाथियों को मतलब बहुत बड़ी सेना होती थी। तो उनके मतलब भारत के शासक लोग हाथियों को अपने सेना में रखते थे, जिन्हें क्या है मैसेडोनिया जो सिकंदर के सैनिक हैं वो डर गए और इन्हीं वजह से उन्होंने मगध की ओर कूच करने से इनकार कर दिया। और वहीं जो एक नदी है शायद ब्यास नदी, वहाँ से लोग रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूँ तो मगध की राजधानी है राजगिरी पाटलिपुत्र और यहाँ के शासक हुए हैं बिंबिसार अजातशत्रु। अब देखते हैं सेकंड साइड है वज्जी। तो हमने तो मगध एक शक्तिशाली राज्य है, ठीक है, उसके बगल में ही वज्जी राज्य है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली। अगर आप मैप में देखना चाहो तो ये है वज्जी, ये वाला वज्जी। और वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली या बिहार। यहाँ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था चलती थी जिसको बोला जाता है गढ़ या संघ। गढ़ या संघ मतलब कि यहाँ जो शासन करने वाले थे वो कई लोग होते थे, मतलब एक समितियाँ होती थी, उस समिति के लोग ही उस एरिया पर शासन करते थे, एक साथ शासन करते थे। और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। और जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बुद्ध और महावीर दोनों क्या है गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। जैसे कि एक है वज्जी संघ का वर्णन दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट है। दिग्घ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें वज्जी संघ का वर्णन किया गया है। तो अजातशत्रु क्या है? वज्जी जो संघ है उसमें आक्रमण करना चाहता है और अजातशत्रु का मंत्री क्या है? वत्सकार। इसको बौद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजता है। कौन? अजातशत्रु। तो हम ये मान सकते हैं कि अजातशत्रु बौद्ध के समकालीन हुए हैं, तभी तो भेजेगा ना अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजता है। तो बुद्ध कुछ उन्हें बोलता है कि जब तक ये लोग सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जो पारंपरिक नियम है पालन करेंगे, तब तक आप इन्हें हरा नहीं सकते। तो वज्जी इसमें याद करने लायक है। वज्जी की राजधानी है वैशाली। यहाँ पर गढ़ या संघ शासन व्यवस्था कायम थी। मतलब कि कोई एक राजा ना होकर कई लोग एक समिति के रूप में रहते थे। वो लोग सभी अपने आप को राजा कहते थे, मतलब सभी को राजा बोला जाता था और सभी लोग मिलकर शासन करते थे। बौद्ध और महावीर दोनों ही इसी प्रकार के शासन व्यवस्था वाले राज्य से संबंधित थे, दोनों ही मतलब गढ़ से संबंधित थे। और दिग्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना आज से 2300 साल पहले हुई है, मतलब 300 ईसा पूर्व में दिग्घ निकाय की रचना हुई है। और अजातशत्रु का मंत्री का नेम क्या था? वत्सकार। बस इतना आपको याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट है तो फिलहाल इस चैप्टर में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।